क्या अमीर बनना आपका भी सपना है? क्या आप चाहते हैं कि आप भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने? क्या आप चाहते हैं कि आप बिलियंस में पैसे कमाएं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये किताब आपको सिखाएगी कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं। ये किताब आपको सिखाएगी कि वेल्थ का मतलब क्या होता है और पैसों की कदर कैसे की जाती है। अगर मैं इस किताब को पढ़ने वाले लोगों की बात करूं तो ये किताब हर किसी के लिए बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है इस किताब को पढ़ने के बाद आपके सोचने का तरीका बदल जाए, और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो ये किताब आपको अमीर बनने का सही रास्ता दिखाएगी। कई सारे लोग अपने आप से इस तरह के सवाल पूछते रहते हैं कि काश मेरे पास एक बंगला होता, काश मैं इतने ज्यादा पैसे कमा रहा होता, क्या मैं जितना अभी पैसा कमा रहा हूँ वे मेरे लिए काफी है। इस तरह के सवाल लोगों को अक्सर बेचैन करते हैं, क्योंकि ये सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं। अगर आपका हाल भी कुछ ऐसा ही है और आप भी इस तरह के सवालों से परेशान रहते हैं तो आपके इन सभी सवालों के जवाब आपको इस किताब से मिल जाएंगे। ऑथर बताते हैं कि जब वे कॉलेज में थे तब वे पैसा कमाने के लिए एक होटल में वेटर का जॉब करते थे। वे जिस जगह पर काम करते थे वे लॉस एंजलिस के सबसे महंगे होटल्स में से एक था। एक दिन जब ऑथर अपनी जॉब पर थे तब उनकी नजर एक 20-21 साल के मिलीनियर पर गई। वे मिलीनियर काफी स्मार्ट था। टेक्नोलॉजी की अच्छी पकड़ होने की वजह से उस लड़के ने वाईफाई राउटर का एक ऐसा कंपोनेंट तैयार किया था जिसके लिए उसे काफी अच्छे पैसे मिले थे। इसी के साथ उसने कई सारे स्टार्टअप शुरू किए थे और कुछ समय बाद उन स्टार्टअप को उन्होंने अच्छे प्राइस पर बेच दिया था। लेकिन फिर भी वे मनी मैनेजमेंट में कुछ खास अच्छा नहीं था, क्योंकि उस लड़के को अपने पैसे की नुमाइश करने की आदत थी। वे यहाँ भी जाता था, अपने साथ नोटों की गड्डी लेकर घूमता था और शराब पीकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था। एक दिन उस आदमी ने गाड़ी पार्क करने के लिए एक गार्ड को बुलाया और उसे अपने नोटों की गड्डी में से कुछ नोट निकालकर सामने वाली दुकान पर जाने का आदेश दिया। गार्ड जब दुकान पर पहुंचा तब दुकानदार ने उसे पैसे के बदले में सोने के सिक्के दिए। तो आप सोचिए उस यंग मिलेनियर ने सोने के सिक्कों का क्या किया होगा। शायद आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यंग मिलेनियर ने गोल्ड कॉइन्स को संभाल कर रख लिया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस लड़के ने गोल्ड कॉइन को समुद्र में फेंक दिया और इस काम में उसके दोस्त भी उसका साथ दे रहे थे। वे लड़का समुद्र में इस तरह से सिक्के फेंक रहा था जैसे बच्चे तालाब में पत्थर फेंकते हैं। इस घटना के कुछ समय बाद वे मिलीनियर फिर से होटल में आया। तब वे होटल के लैंप से टकरा गया, जिसकी वजह से वे लैंप टूट गया। लैंप टूट जाने की वजह से होटल मैनेजर ने उस लड़के को $500 का खर्च बताया, जिस पर उस लड़के ने फिर से तमाशा कर दिया और अपने पैसे का घमंड दिखाते हुए उसने होटल के मैनेजर के मुंह पर $5000 दे मारे और कहने लगा, दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। अगर आप अब तक इस कहानी को सुन रहे हैं तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ये कहानी सच है, ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये कहानी बिल्कुल सच है। इस कहानी के अंत में यंग मिलेनियर, जिसे पहले तो पैसे का बहुत घमंड था लेकिन बाद में उसके साथ बहुत बुरा होता है, वे लड़का पैसे के नशे में अपना सारा पैसा खो देता है और अंत में उसका दिवाला निकल जाता है, क्योंकि कुछ ही सालों में उसने जितने भी पैसे कमाए होते हैं वे सारे पैसे बेकार की चीजों में उड़ जाते हैं। जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं तो वे दोस्त जो उसके साथ पैसे को बर्बाद करने में मजे कर रहे थे वे भी उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं। आइए एक और कहानी को सुनते हैं। रोनाल्ड रीड एक दरबान था। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था और पला बड़ा था। वो अपने परिवार का एक पहला ऐसा इंसान था जिसने हाई स्कूल तक पढ़ाई की हुई थी, और उससे भी मजेदार बात ये थी कि वे रोज स्कूल पहुंचने के लिए लोगों से लिफ्ट लेकर स्कूल पहुंचता था। रोनाल्ड एक साधारण जिंदगी जी रहा था। 25 साल तक उसने एक गैस स्टेशन पर गाड़ियां रिपेयर करने का काम किया और 20 साल तक फ्लोर की सफाई का काम किया। उसके बाद 38 साल की उम्र में उसने 2 बेडरूम का घर खरीद लिया। उसने वो घर $12,000 में खरीद लिया था और अपनी पूरी जिंदगी उसी घर में गुजारी। रोनाल्ड की शादी भी हुई लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। जब वो 50 साल का हुआ तो उसकी वाइफ चल बसी। उसके पड़ोसी का कहना था कि रोनाल्ड की हॉबी लकड़ियां काटना था।
जिस दिन रोनाल्ड की न्यूज हेडलाइन बनी वो दिन था उसकी मौत का। ये बात 2014 की थी। उसकी मौत 92 साल की उम्र में हुई। तो उसके पास $8 मिलियन थे। उसने $2 मिलियन अपने 2 सौतेले बच्चों के लिए छोड़े थे और $6 मिलियन एक हॉस्पिटल और एक बड़ी लाइब्रेरी को डोनेट कर दिया था। अगर आप विकिपीडिया पर रोनाल्ड सर्च करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो एक चौकीदार, गैस स्टेशन अटेंडेंट, इन्वेस्टर, समाज सेवक और मिलेनियर था। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ये कैसे हुआ। दोस्तों, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। रोनाल्ड ने कोई लॉटरी नहीं जीती थी और ना ही उसे कोई खानदानी पैसा मिला था। रोनाल्ड सिर्फ अपना पैसा बचाकर ब्लू चिप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा था। बस इतनी सी बात थी। वो एक एक पैसे को सेव करके उसे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में निवेश करता रहा, यहाँ तक कि उसने कभी इंटरेस्ट भी नहीं निकाला। उसने अपनी सेविंग को सालों साल तक कंपाउंड किया हुआ था और उसकी मौत तक उसके पास $8 मिलियन की रकम जमा हो गई थी। तो क्या आप कंपाउंड का कंसेप्ट जानते हैं? चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इससे पहले आप एक और रियल स्टोरी सुने। अब नजर डालते हैं उस आदमी की ओर जो रोनाल्ड से बिल्कुल हटकर था। उसका नाम था रिचर्ड फ्यूज, जो एक एग्जीक्यूट था और उसने हार्वर्ड से MBA किया हुआ था और वो 40 की उम्र में रिटायर्ड हो गया था। उसका अंडर 40 सक्सेसफुल पीपल की लिस्ट में नाम था। बड़े शहरों में 18,000 स्क्वायर फीट का एक बड़ा सा बंगला था जिसमें 2 स्विमिंग पूल, 2 लिफ्ट, 2 गैरेज और 11 बाथरूम थे। इस बंगले के मेंटेनेंस का खर्चा ही $90,000 पर मंथ था। इस बंगले की मेंटेनेंस में रिचर्ड ने बड़ा उधार ले रखा था, लेकिन फिर उसकी किस्मत ने करवट बदली, यानी कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और रिचर्ड रातों रात रोड पर आ गया। दोस्तों, इन तीनों कहानियों का एक ही मैसेज है। फाइनेंशियल सक्सेस कोई साइंस नहीं है, बल्कि फाइनेंस ही एक ऐसा फील्ड है जहां रोनाल्ड जैसे लोग भी सफलता हासिल कर सकते हैं। एक हम्बल एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस वाला इंसान सर्जन, आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन फाइनेंस में रोनाल्ड जैसा मामूली इंसान भी काफी बढ़िया अचीव कर सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये एक यूनिक फील्ड है जहां आपकी नॉलेज से ज्यादा आप कैसे बिहेव करते हैं ये मायने रखता है। फाइनेंस की फील्ड पैसों का मनोविज्ञान समझने का तरीका है। आप चाहे जहां से भी हों, जहां जैसे भी हों, पैसा आपका दिमाग बड़ा बनाता है। बस आपको ध्यान देने और अलर्ट रहने की जरूरत है। हर कोई अमीर बन सकता है, लेकिन हर कोई हम्बल नहीं बन सकता। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर नंबर 1, नो वंस क्रेजी। हम अपनी जिंदगी के दौरान इसके एक छोटे से पार्ट को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। इसी के बेसिस पर हम ये मान लेते हैं कि दुनिया के कामकाज करने का तरीका यही है, लेकिन असल में सच्चाई ये है कि हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे सर्कमस्टांसेस, पालन पोषण के तरीके और दूसरे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर जो इंसान गरीबी में पलकर बड़ा हुआ है, उस इंसान की सोच रिस्क और रिवार्ड के बारे में उस इंसान से बिल्कुल अलग होगी जो अमीरी में बड़ा हुआ है। एक रिसर्च के मुताबिक किसी भी इंसान की रिस्क लेने की कैपेसिटी उसकी पर्सनल हिस्ट्री पर डिपेंड करती है, ना कि उसकी एजुकेशन या इंटेलिजेंस पर। सभी लोगों का फाइनेंशियल डिसीजन एक दूसरे से अलग होता है, जो पूरी तरह से उसके एक्सपीरियंस और हालातों पर डिपेंड करता है। लोग अपने पैसों के बारे में कोई भी डिसीजन उस वक्त उनके पास मौजूद इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही लेते हैं। दरअसल हर एक शख्स यही सोचता है कि वे क्रेजी नहीं है और वे पैसों के बारे में सब कुछ जानता है। यहाँ पर उत्तर कहते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करना आपके गरीब होने का सबसे सिंपल तरीका है और इस तरीके से आपका अमीर बने रहना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी की तलाश में निकलते हैं, तो कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हर एक शख्स पैसों के बारे में अलग तरह से सोचता है और खुद को समझदार समझता है। इसलिए उनका कहना है कि आप अपनी लिमिट को समझें। उन लोगों को देखें जिन्होंने जिंदगी में गरीब होने के बावजूद खूब पैसे कमाए हैं। आप भी उनसे इंस्पिरेशन लेकर जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं
और खूब पैसे कमा सकते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर नंबर 2, लक एंड रिस्क। हमारी जिंदगी में लक और रिस्क साथ साथ चलते हैं। हमारी कामयाबी में लक यानी किस्मत का भी एक अहम रोल होता है और ये हमारी जिंदगी में काफी असर डालता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग पैसों के मामले में बहुत लकी होते हैं, जैसे कुछ लोग पैदा ही अमीर घरों में होते हैं। अगर आप बिल गेट्स जैसे दुनिया के सबसे अमीर शख्स के घर पैदा होते तो आप अपने आप ही अमीर होते। लेकिन दरअसल लक के साथ बुरी बात यह है कि इसे अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल नहीं किया जा सकता और हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे नहीं बैठ सकते। पैसे कमाने का दूसरा तरीका होता है रिस्क लेने का। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं और 9 से 5 वाली जॉब में लगे रहते हैं। वहीं कुछ लोग अपना बिजनेस सेटअप करके अपने बॉस खुद बन जाते हैं, लेकिन बहुत से बिजनेस डूब भी जाते हैं। इसलिए जानबूझकर बहुत ज्यादा रिस्क वाला काम करने की भी कोशिश ना करें, बल्कि बहुत सोच विचार कर और सही प्लानिंग के साथ एक कैलकुलेटेड रिस्क लें। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर नंबर 3, नेवर इनफ। हालांकि ये बात भी सच है कि पैसा लोगों का दिमाग खराब कर सकता है, लेकिन फिर भी बहुत से अमीर लोगों को उनका पैसा कभी भी इनफ यानी बहुत नहीं लगता। यहाँ उत्तर कहते हैं कि चाहे हमारे पास कितनी भी चीजें क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी हम दूसरों को देखकर खुद से कंपेयर करते हैं और हमेशा ऐसी चीजें चाहते हैं जो दूसरों के पास हों। महंगी गाड़ियां और बंगले वगैरह होने के बाद भी लोग ये चाहते हैं कि उनके पास आइलैंड भी हो। इसीलिए अपने लालच में वे लोग ऐसे काम कर जाते हैं कि पूरी तरह से बदनाम हो जाते हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार इतना लालच किस काम का। और फिर विजय माल्या का एग्जाम्पल तो आप देख ही चुके हैं। इनफ का मतलब ये नहीं कि आप कम में ही खुश हो जाएं और अपनी लाइफ मुश्किलों में गुजारें, बल्कि इनफ का मतलब ये है कि आपको इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि असल में कितना पैसा आपके लिए इनफ है। जबकि आपका पैसे के पीछे अंधाधुंध भागते रहना सिर्फ एक बेवकूफी है। इसलिए आपको कुछ ऐसी चीजों पर ध्यान देना चाहिए जैसे रेपुटेशन, फैमिली, फ्रेंड, लव और आपकी खुशी वगैरह। किसी भी शख्स को एक ऐसा गोल बनाना चाहिए जिसके मुताबिक वे अपनी लाइफ में पैसा कमाने की एक लिमिट फिक्स करने के साथ साथ अपने मोरल प्रिंसिपल का भी ध्यान रख सके और समाज के लिए चैरिटी में भी अपना योगदान दे सके। इस तरह से उसका पैसा अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इस तरह से आपकी गुडविल बढ़ती जाती है और उसी के मुताबिक आपका पैसा भी बढ़ जाता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर नंबर 4, को-फाउंडिंग कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने पर आपकी जो कमाई होती है उसे फिर से इन्वेस्ट कर देना। इसमें आपको अपने प्रिंसिपल अमाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट में सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। वॉरेन बफे इसी सिद्धांत से इतने अमीर बने थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को 5 से 10 सालों में नहीं बल्कि 50 साल से ज्यादा टाइम में इतना ज्यादा बढ़ाया था। दरअसल वे उसे बार बार इन्वेस्ट कर देते थे और ऐसे शेयर चुनते थे जो कई गुना मुनाफा देते हों। इसके अलावा उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली इन्वेस्टमेंट में ही अपना पैसा लगाया। दरअसल कंपाउंडिंग के लिए एक बहुत लंबे टाइम की जरूरत होती है और वॉरेन बफे इसलिए सक्सेसफुल नहीं हैं क्योंकि वे एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर थे, बल्कि वे इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि वे एक बहुत लंबे टाइम तक एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर बने रहे। क्या आपको ये बात पता है कि जब वॉरेन बफे सिर्फ 10 साल के थे तो उन्होंने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। एक बार इन्वेस्ट करने के बाद वॉरेन बफे ने बार बार पैसे को बाहर निकालने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने लंबे समय तक अपने पैसे को बढ़ने के लिए छोड़ दिया। वॉरेन बफे ने कई सालों तक अपने पैसे को बढ़ने दिया, जिसकी वजह से जब वे 89 साल के हुए तब उनके पास $85 बिलियन जमा हो गए थे। ये उनके डिसिप्लिन और इतने सालों के कंपाउंडिंग का नतीजा था। वॉरेन बफे ने अपने 90 जन्मदिन के समय इतने ज्यादा पैसे कमाए थे। इस चीज को और बेहतर तरीके से समझने के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि आप 2+2+2+2+2+2+2+ को जोड़ने के लिए बोलूं तो आपका जवाब होगा 16। लेकिन वहीं अगर मैं आपको
2 करने के लिए बोलूं तो जवाब होगा 256। देखा आपने जोड़ने और मल्टीप्लाई करने का डिफरेंस। मल्टीप्लाई जोड़ने से हमेशा बेहतर होता है। यही इफेक्ट है कंपाउंडिंग इफेक्ट। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था। अगर आप बड़े स्केल पर देखेंगे तो आप सोच ही सकते हैं कि आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर नंबर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग हेल्दी। यहाँ पर यह कहा गया है कि एक शख्स को अमीर बने रहने के लिए उसके अंदर थोड़ा पागलपन और थोड़ी किफायत करने की आदत का होना जरूरी है। अक्सर बहुत से लोग बहुत सा पैसा कमाने के बाद उसे खो देते हैं। ऐसा बहुत से खिलाड़ियों और फिल्म स्टारों के साथ हुआ है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं थी। ना तो उन्होंने अपने पैसे को सेव किया और ना ही कहीं पे इन्वेस्ट किया, बल्कि वे अपने पैसों को अंधाधुंध खर्च करते गए। उन्हें लगा कि उनका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों के अंदर पैसे की समझ का डेवलप होना बहुत जरूरी है। आप अपने सारे डिसीजन इंडिपेंडेंट होकर लीजिए और ये सोचकर नहीं कि आपको किसी को दिखाना है या किसी ने किया था इसलिए मुझे भी करना है। यहाँ ऑथर कहते हैं कि यहाँ पैसे कमाने के लिए रिस्क लेने, ऑप्टिमिस्टिक बने रहने और अपनी कोशिशों पर यकीन रखने की बहुत जरूरत होती है। वहीं पैसे बचाने के लिए रिस्क से बचने, किफायती बनने और इस बात को एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है कि आपकी कामयाबी में किस्मत का भी एक अहम रोल होता है। यहाँ किफायती होने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से कंगाल लोगों की तरह रहें, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप बिना वजह ही अपने पैसे को खर्च ना करें, फालतू के दिखावे में ना जाएं। इसलिए आप इस बात को पक्का कीजिए कि कहीं आप अपनी कमाई को फ्यूचर के लिए रखने की जगह उसे आज ही तो खर्च नहीं कर रहे। आपको पैसा कमाने के साथ साथ जिंदगी में और भी जरूरी चीजें जैसे एक्सरसाइज, खेल, लर्निंग वगैरह, इन सब में थोड़ा समय जरूर देना चाहिए, क्योंकि जिंदगी जीने का असली मजा इन छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों को मेंटेन रखने में आता है। इसकी वजह से आप पूरी तरह से हेल्दी, वेल्दी और वाइज बने रहेंगे। आप अपने पास हमेशा 20% लिक्विड अमाउंट जरूर रखें। अगर मार्केट में अचानक गिरावट होती है तो आपको अपने शेयर बेचने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आप उस समय इस फंड के जरिए ज्यादा शेयर खरीद सकते हैं। आपके पैसे जब भी बढ़ेंगे तो कंपाउंडिंग के जरिए ही बढ़ेंगे। इसलिए आप इसमें कोई रुकावट मत आने दें। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए ये 3 अहम चीजें जिम्मेदार होती हैं। पहला, हाई सेविंग रेट। दूसरा, पेशेंस। तीसरा, लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर नंबर 6, टेस्ट टू विन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आपके रिटर्न पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, लेकिन ये पता लगा पाना कि कौन सा इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा करीब नामुमकिन होता है। कोई भी इंसान हमेशा ही सही डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको 10 में से सिर्फ 6 बार सही होने की जरूरत होती है। यानी आपका फेलियर भी सक्सेस का ही एक हिस्सा है। जब भी आप टॉस करने के लिए एक सिक्का उछालते हैं तो जरूरी नहीं कि आप ही जीते, लेकिन उसे बार बार उछालते रहने से ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि आप जीतने में कामयाब भी हो सकते हैं। इसी तरह किसी भी काम को बार बार करते रहने से भले ही पहली बार में कामयाबी ना मिले, लेकिन आखिरकार कामयाबी मिलकर रहती है। अगर आपका बिजनेस पहली बार में फेल हो गया हो तो आप फिर से ट्राई करें। तब तक ट्राई करते रहें जब तक आप सफल ना हो जाएं। इस तरह से आप फेल होकर भी अमीर बन सकते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर नंबर 7, फ्रीडम। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि असली पैसा वो होता है जो आपको टाइम से आजादी दे। यानी आपके पैसे की सबसे अच्छी फॉर्म वे होती है जिससे आप जो करना चाहें वे कर सकें। एक रिसर्च में ये पता लगाया गया है कि कौन सी चीज लोगों को खुशी देती है, और ये पाया गया कि वैसे तो हर कोई खुश रहने के लिए अलग अलग चीजें चाहता है, लेकिन उनमें से एक चीज ज्यादातर लोगों में कॉमन थी, जैसे खुश रहने के लिए आपकी लाइफ के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होना, अच्छी सैलरी, एक बड़ा घर और एक प्रेस्टीजियस जॉब। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आप नहीं करना चाहते तो जाहिर सी बात है आप उस काम से नफरत करते हैं। कुछ लोग खुश रहने के लिए पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए दिन भर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
उनके पास अपनी लाइफ को एंजॉय करने का टाइम ही नहीं बचता। ज़्यादातर लोग अच्छे दोस्त बनाना और अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, इसलिए उन्हें ये लगता है कि ऐसा पैसा किस काम का नहीं है जिसे कमाने के लिए वे अपनी इच्छाएं भी पूरी ना कर सकें। आप बहुत से कामों को आउटसोर्स कर सकते हैं। आउटसोर्स का मतलब है कि आप पैसा खर्च कर बहुत सी सर्विसेज को हासिल कर सकते हैं और अपने लिए क्वालिटी टाइम बचा सकते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर नंबर 7, मैन इन अ कार पैराडॉक्स। जब भी आप किसी शख्स को एक अच्छी सी और महंगी सी कार चलाते हुए देखते हैं तो आपके मन में ये विचार नहीं आता होगा कि वाह, इस गाड़ी का ओनर कितना कूल है, बल्कि आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आती है कि काश अगर मैं इस गाड़ी का ओनर होता तो शायद सब लोग मुझे कितना कूल समझते। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पास अच्छी और महंगी चीजें होंगी तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, जबकि अगर आप खुद को दूसरों की जगह रखकर देखें तो आप खुद ही ओनर की तारीफ नहीं करेंगे। दरअसल हम इंसानों की सोच ही ऐसी होती है कि अगर हम अमीर होंगे तो लोग हमारी तारीफ करेंगे, हमें ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे और हमें पसंद भी करेंगे। लेकिन दूसरे लोग आपके बहुत पैसे वाला होने की वजह से आपको पसंद नहीं करते, बल्कि वे आपकी अमीरी को एक बेंचमार्क बनाकर खुद ये सोचते हैं कि अगर वे भी आपके जैसे पैसे वाले होते तो सब लोग उनकी भी तारीफ करते और उनको ज्यादा पसंद करते। आप खुद के लिए ज्यादा रिस्पेक्ट और तारीफ दूसरे लोगों से करवाना चाहते हैं। सिर्फ पैसा ही ये सब नहीं करवा सकता। यानी ह्यूमैनिटी यानी विनम्रता और काइंडनेस यानी हमदर्दी ऐसी चीजें हैं जो पैसे के मुकाबले लोगों की नजरों में आपको ज्यादा पसंदीदा और रिस्पेक्टेड बना सकती हैं। इसलिए मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे इतना मत भागिए। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो उसके नए एक्सपीरियंसेस हासिल कीजिए और किसी की हेल्प कीजिए और कहीं घूमने जाइए। ऐसा करने से आपकी लाइफ टाइम के लिए अच्छी मेमोरीज बन जाएंगी और यही आपकी असली खुशी का राज भी होगा। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर नंबर 8, वेल्दी इज द वर्ड यू डोंट सी। इस चैप्टर में बताया गया है कि ज्यादातर महंगी और फैंसी कार चलाने वाले लोग असल में ज्यादा अमीर नहीं होते हैं। वे अपना ज्यादातर पैसा महंगी कार पर ही खर्च कर देते हैं। एक महंगी कार खरीद लेने से ऐसे लोगों के बारे में ये पता नहीं चलता कि उन्हें वाकई में ही पैसे की सही समझ है, बल्कि सच्चाई तो ये है ऐसे लोगों को पैसे की बिल्कुल भी समझ नहीं होती है। दरअसल हम में से ज्यादातर लोग दूसरे लोगों को बाहरी इंफॉर्मेशन की बेसिस पर ही जज कर लेते हैं, जैसे कोई शख्स कौन सी गाड़ी चलाता है, वे कैसे घर में रहता है, वे किस तरह के कपड़े पहनता है वगैरह वगैरह। लेकिन असल में वेल्थ नजर नहीं आती है। वे ऐसे एसेट्स होते हैं जिन्हें बाहरी दिखावटी चीजों में नहीं बदला जाता, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी और बिजनेस वगैरह। आपका अमीर होना सिर्फ आपकी मौजूदा इनकम को दिखाता है, लेकिन आपके वेल्दी होने का मतलब है आपकी मौजूदा इनकम और सेविंग मिलाकर इतनी ज्यादा होनी चाहिए ताकि आप फ्यूचर में बिना किसी परेशानी से अपने पैसे खर्च कर सकें। रिच होने का मतलब ये नहीं है कि आप वेल्दी भी हैं। एक अमीर शख्स दिखने की आपकी इच्छा के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि लोगों के लिए एक रिच रोल मॉडल की तलाश करना काफी आसान होता है, क्योंकि ऐसे लोग आसानी से नजर आ जाते हैं। लेकिन वहीं एक वेल्दी रोल मॉडल ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वेल्थ हमेशा छिपी रहती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर नंबर 10, सेव मनी। आपके खर्च करने के बाद बचे हुए पैसे को जमा करना ही वेल्थ कहलाता है। दरअसल वेल्थ को जमा करने के लिए आपको एक हाई इनकम की जरूरत नहीं होती है, बल्कि इसके लिए आपको हाई सेविंग की जरूरत होती है। आपकी वेल्थ की वैल्यू आपकी इच्छा और जरूरत के ऊपर डिपेंड करती है, और आपकी सेविंग आपकी ईगो और आपकी इनकम के बीच का एक गैप होता है। आपकी सेविंग को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका आपकी इनकम को बढ़ाना नहीं होता है, बल्कि आपकी ह्यूमैनिटी यानी विनम्रता को बढ़ाना होता है। आप अपनी इच्छाओं को कम करके अपने खर्च को कम कर सकते हैं, और आप अपनी इच्छाएं तभी कम कर सकते हैं जब आप इस बात पर ज्यादा ध्यान ना दें कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। आपके पास पैसा बचाने के लिए किसी भी तरह की वजह का होना जरूरी नहीं है। बिना किसी गोल के सेविंग करना आपको लॉन्ग रन में फ्लेक्सिबिलिटी देता है
और आपके पास हर चीज के लिए ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आपको एक कंपेटिटिव एडवांटेज देता है, जिसका मतलब है आप किसी अच्छी जॉब का वेट कर सकते हैं और आप कोई नई स्किल सीखने के लिए टाइम निकाल सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि बचत करने के मामले में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो ये सोचते हैं कि उन्हें बचत करने की जरूरत नहीं है। दूसरे वे जो ये सोचते हैं कि बचत नहीं कर सकते। तीसरे वे जो बचत करते हैं और वक्त के साथ साथ बहुत वेल्दी बन जाते हैं। उनका बुढ़ापा आराम से कटता है। लेकिन पहली और दूसरी तरह के लोग अपनी बाकी उम्र तक हाली की जिंदगी गुजारते हैं और दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। वे स्वभाव से बहुत कड़वे भी हो जाते हैं। इसलिए आप इन सब परेशानियों से बचने के लिए आज से ही बचत करना सीखें और बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करना। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर नंबर 11, रीजनेबल एंड रैशनल। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि आप एक रोबोट नहीं हैं, बल्कि एक इंसान हैं। इसलिए आपसे गलतियां होना एक आम बात है। आप पूरी तरह से रैशनल होकर अपनी फाइनेंशियल डिसीजन नहीं कर सकते। रैशनल का मतलब डिसीजन लेने के लिए इमोशंस होने की जगह लॉजिकल थॉट्स का इस्तेमाल करना होता है। आपको रैशनल से ज्यादा रीजनेबल होने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये ज्यादा रियलिस्टिक है और लॉन्ग रन में आपके अमीर बनने के चांसेस को भी बढ़ाता है। ऑथर के मुताबिक ज्यादातर लोग अपने देश की ही कंपनियों में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि फैमिलियर कंपनियों के बारे में आपको पूरी जानकारी होती है और आपके लिए ऐसा करना पूरी तरह से रीजनेबल भी होता है। और कुछ लोग इतना सोच विचार करते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। वे लॉजिकल होने के चक्कर में हर चीज में परफेक्शन लाने की सोचते हैं और थोड़ी सी भी कमी रहने पर उस काम को आगे नहीं बढ़ाते। ऐसा करने की जगह आपको ये देखना चाहिए कि आपने जो प्लान किया है उससे काम चल जाएगा या नहीं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर नंबर 12, सरप्राइज। यहाँ ऑथर का कहना है कि हिस्ट्री पास्ट में हुए सरप्राइजिंग इवेंट्स की स्टडी होती है, लेकिन दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट और इन्वेस्टर का ये मानना है कि इसे फ्यूचर के लिए गाइड के तौर पर देखा जा सकता है। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को फ्यूचर के मैप के तौर पर नहीं देख सकते हैं। दरअसल इन्वेस्टिंग करना कोई हार्ड साइंस नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जैसा पास्ट में हो चुका है वैसा ही फ्यूचर में हो सकता है। ये एक ऐसी फील्ड है यहाँ बहुत सारे लोग पूरी जानकारी ना होने के बावजूद अक्सर गलत डिसीजन ले लेते हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट में आने वाले रिसेशन यानी मंदी की हिस्ट्री को देखें तो सन 1800 के दौरान हर साल 2 साल में रिसेशन आता था, जबकि 20वीं सदी में ये गैप बढ़कर 5 साल का हो गया। और पिछले 50 सालों का डाटा देखने पर पता चलता है कि ये गैप करीब 8 साल का हो गया है और हो सकता है फ्यूचर में ये गैप और ज्यादा या फिर इससे कम हो जाए। इसलिए आप रिसेशन की हिस्ट्री को देखकर कभी भी ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगला रिसेशन कब आएगा। इसलिए आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन को लेते वक्त पास्ट में हुए इवेंट्स को देखकर अपने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन ना करें। यहाँ ऑथर कहते हैं कि आपको जिंदगी में हमेशा सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पैसे को लेकर आपको कभी भी सरप्राइज मिल सकता है। बहुत से लोग कोरोना वायरस की महामारी के आने से पहले शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन अचानक इसकी वजह से सारा पैसा धड़ाम से गिर गया और बहुत से लोगों को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन बाद में फिर मार्केट ऊपर चला गया था। इसी तरह से भले ही आप किसी कंपनी को बहुत अच्छा समझते हो, लेकिन अगर उसमें कोई घोटाला हो जाए, वे डूब जाए, तो उसके साथ आपका सारा पैसा भी डूब सकता है। आप इस तरह की चीजों के लिए हमेशा चौकन्ने रहिए। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर नंबर 13, रूम ऑफ एरर। यहाँ पर यह बताया गया है कि किसी भी चीज के लिए पहले से ही बिल्कुल परफेक्ट फोरकास्टिंग करना यानी सही अंदाजा लगा पाना तकरीबन इम्पॉसिबल होता है। इसलिए अक्सर एक मार्जिन ऑफ एरर को रखा जाता है, जिसकी वजह से फोरकास्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। लेकिन हम लोग एक सही मार्जिन ऑफ एरर को तय नहीं कर पाते। दरअसल सही रूम ऑफ एरर को ना रख पाने की कुछ अहम वजह होती है। जैसे पहली वजह है, आमतौर पर इंसानी दिमाग उन चीजों या लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है जो उन्हें पूरी स्ट्रेटजी दें।
यानी जो अपनी सच्चाई का पूरा भरोसा देते हैं। और हम लोग रूम ऑफ एरर पर ज्यादा ध्यान देने की जगह उन लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो पूरे यकीन के साथ इस तरह की चीजें कहते हैं कि इस हफ्ते ये स्टॉक ऊपर जाएगा या ये कैंडिडेट इलेक्शन हार जाएगा वगैरह वगैरह। दूसरी वजह यह है कि हम लोग अक्सर दूसरे लोगों की लाइफ में रूम ऑफ एरर देखने में कामयाब रहते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में रूम ऑफ एरर नहीं देख पाते। ऑथर कहते हैं कि पैसा कमाने के दौरान हर किसी से गलती हो सकती है, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। गलती से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप हमेशा अपने पास कुछ रिजर्व कैश जरूर रखें। सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट मत करें। वॉरेन बफे ने कहा था, कैश इज द किंग। जब येस बैंक का शेयर गिरा था तो बहुत से इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के पास कैश बचा था जिसका फायदा उठाकर उन्होंने गिरे हुए दाम पर शेयर खरीद लिए और एवरेज कर लिए। इससे उनका नुकसान कम हो गया। इसलिए बुरे समय के लिए कुछ फंड रिजर्व में जरूर रखें। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर नंबर 14, यू विल चेंज। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि आप आसानी से अपने फ्यूचर गोल को इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक इस बात का पता चला है कि लोग इस बात से तो अवेयर रहते हैं कि पास्ट से लेकर अब तक वे कितना बदल चुके हैं, जबकि वे इस बात को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में वे कितना बदल जाएंगे। अगर आप ये भी पता लगाना चाहते हैं कि आप फ्यूचर में कितना बदल जाएंगे, तो आप इन दो बातों का ध्यान रखिए। पहला ये है कि आप कभी भी लो इनकम के साथ खुश रहने की प्लानिंग मत करें और ना ही घंटों तक लगातार काम करने की प्लानिंग करें। और दूसरा ये है कि आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि आप कभी भी अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। दरअसल हमारी रियलिटी वक्त के साथ साथ बदलती रहती है, इसलिए हमें भी अपने गोल्स और स्ट्रेटजी की सिचुएशन के मुताबिक बदलते रहना है। ऑथर कहते हैं कि आपने जो भी अपने सपने और गोल्स आज बनाए हैं, हो सकता है वे कभी पूरे ही ना हों, लेकिन फ्यूचर में हम कुछ नया भी कर सकते हैं। आप अपने पास्ट में ही जीते ना रहिए और ये मत सोचिए कि स्कूल या कॉलेज में आपके मार्क्स बहुत कम थे इसलिए आप अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। असल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके पास्ट पर डिपेंड नहीं होता है। आप जब चाहें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। कोई भी शख्स कभी भी छोटा सा बिजनेस लगाकर लाखों करोड़ों कमा सकता है। इसलिए आपके दिमाग में समाज के नाम पर जो फालतू का डर भरा हुआ है, उसे बाहर निकाल कर फेंकें और असली किताबें पढ़कर नया ज्ञान हासिल करें। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर नंबर 15, नथिंग फ्री। यहाँ पर यह बताया गया है कि असल में ज्यादातर चीजें थ्योरी के मुकाबले प्रैक्टिकल से ज्यादा मुश्किल होती हैं। हम लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस की एक टेंडेंसी मौजूद होती है। इसी वजह से हम आम तौर पर किसी चीज के पीछे लगने वाले एफर्ट्स और कॉस्ट को नहीं देख पाते हैं। हर काम बाहर से देखने पर बहुत आसान लगता है, क्योंकि किसी काम में आने वाले चैलेंजेस को वही फेस करता है जो एक्चुअल में उस काम को करता है। दरअसल इन्वेस्टमेंट में आपका सिर्फ पैसा ही नहीं लगता, बल्कि उसमें वोलेटिलिटी यानी अस्थिरता, फेयर, डाउट, अनसर्टेनिटी और रिग्रेट भी शामिल होता है। इसीलिए आप अपने अच्छे रिटर्न पाना चाहते हैं तो आपको वोलेटिलिटी की कीमत चुकानी होगी। अगर आप ये कीमत नहीं चुकाते हैं तो आपको मिलने वाले रिटर्न आपकी उम्मीद से काफी कम होंगे। इन्वेस्टमेंट में बहुत सी साइकोलॉजिकल फीस भी जुड़ी होती है। इन्हें आप किसी फीस की तरह से देखिए, ना कि किसी फाइन या जुर्माने की तरह, क्योंकि फाइन्स आमतौर पर गैर जरूरी और अनफेयर हो सकते हैं, लेकिन फीस हमेशा जरूरी और सही होती है। वोलेटिलिटी, फेयर और अनसर्टेनिटी एक तरह के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की एडमिशन फीस होते हैं। दरअसल फ्री में कुछ नहीं आता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि पहले कुछ साल जॉब कर लीजिए। बहुत से सुपरस्टार भी कभी छोटी मोटी जॉब करते थे। उस पैसे से ही उन्होंने सही ट्रेनिंग ली, पोर्टफोलियो वगैरह बनाए। इसी तरह से बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होता है। आप शुरू से बहुत छोटी रकम से भी ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसे बाद में स्केल अप किया जा सकता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर नंबर 16, यू एंड मी।
यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि हम लोग आमतौर पर दूसरों को देखकर अपने बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, जिनमें फाइनेंशियल डिसीजन भी शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हर कोई अपना एक अलग गेम खेलता है, इसलिए आप अपने से अलग गेम खेल रहे किसी भी शख्स को कभी भी खुद से कंपेयर ना करें। दरअसल हर इन्वेस्टर का गोल और इन्वेस्टिंग पीरियड अलग होता है, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय आंख बंद करके दूसरों की नकल ना करें, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता है कि आपके सामने वाला शख्स किस चीज में और किस टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। दरअसल पैसा कभी भी अकेले नहीं कमाया जाता, आपको हमेशा दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ती है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, यानी आप अगर एक शांत और शर्मीले स्वभाव के शख्स हैं, तो भी आपको दूसरों से डील करना सीखना होगा। जितना आप मी यानी खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना दूसरे शख्स यानी यू को भी दीजिए। आपको हमेशा दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे टैलेंटेड लोग हमेशा रिस्पेक्ट को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। आप कभी भी दूसरे लोगों के सामने अपनी ईगो ना दिखाएं, तभी वे लोग आपके लिए दिल से काम करेंगे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर नंबर 17, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। यहाँ ये कहा गया है कि ज्यादातर हम लोग पेसिमिज्म यानी निराशावाद पर ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद के मुकाबले ज्यादा ध्यान देते हैं। ऑप्टिमिज्म के बारे में आमतौर पर यह माना जाता है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा और आपको इसमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो सिर्फ कहने की बात है। दरअसल ऑप्टिमिज्म एक बिलीफ है, जिसका मतलब है कि भले ही रास्ते में बहुत सी रुकावटें क्यों ना आएं, लेकिन ऑड्स यानी आपके खिलाफ सिचुएशन भी लॉन्ग रन में आखिरकार आपके फेवर में हो जाएगी। हम लोग अक्सर पेसिमिज्म के मुकाबले ऑप्टिमिज्म पर ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि ये बहुत सी वजहों से ऑप्टिमिज्म के मुकाबले में काफी आसान है। इसकी पहली वजह यह है कि हम ऐसे लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम किसी खतरे में हैं, बजाय इसके कि हम सेफ हैं। जबकि दूसरी वजह यह है कि आजकल की मीडिया ऑप्टिमिज्म या पॉजिटिव न्यूज की बजाय पेसिमिज्म या नेगेटिव न्यूज को ज्यादा दिखाती है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि लोग ऐसी खबरों पर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और तीसरी वजह यह है कि आमतौर पर किसी भी चीज की प्रोग्रेस धीमी होती है, लेकिन वे डिस्ट्रक्शन या फेलियर बहुत जल्दी होता है, जिसकी वजह से हम लोग प्रोग्रेस को अनदेखा कर देते हैं। जबकि हम अभी हाल ही में हुए किसी नेगेटिव इवेंट की तरफ ज्यादा अटेंशन देते हैं। इसकी वजह से शॉर्ट टर्म का पेसिमिज्म लॉन्ग टर्म के ऑप्टिमिज्म पर भारी पड़ जाता है। ऑथर कहते हैं कि हालांकि हर कोई हमें ऑप्टिमिस्टिक बनने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म किसी काम का नहीं होता है। अक्सर ये हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बच्चा पढ़ाई ना करे, लेकिन ये उम्मीद लगाकर रखे कि वे पास हो जाएगा, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी शख्स में टैलेंट ना हो और वे बॉलीवुड चला जाए और वे कभी भी सिर्फ अपनी उम्मीद के भरोसे कामयाब नहीं हो पाएगा। इसलिए आपकी जिंदगी में पेसिमिज्म यानी निराशावाद का होना भी जरूरी है। आपको ये देखना चाहिए कि कौन सा काम मुश्किल है या आसानी से नहीं होगा, फिर आपको उस पर अपनी स्किल डेवलप करने के लिए लगातार मेहनत करनी होगी। इसलिए ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म में बैलेंस बनाकर चलिए, तभी आप अपने काम में कामयाब हो पाएंगे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर नंबर 18, व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। ऑथर कहते हैं स्टोरीज या कहानियां स्टैटिस्टिक्स के मुकाबले ज्यादा पावरफुल होती हैं। वे यूएस का एक एग्जाम्पल देते हुए आगे कहते हैं कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले और उसके बाद से अमेरिका में बहुत कम बदलाव नजर आए, बल्कि 2009 तक काफी चीजें पहले से बेहतर हो गई, जैसे कि हेल्थ केयर मेडिसिन में बहुत इम्प्रूवमेंट हुए, टेक्नोलॉजी भी पहले से काफी बेहतर हो गई और सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत बढ़ गया। लेकिन ऑथर मॉर्गन हाउसेल स्टैटिस्टिकल डाटा को देखकर हैरान रह गए कि 2007 से 2009 के बीच अमेरिका की इकोनॉमी को 6 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ और करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी जॉब्स गंवाई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2007 तक लोगों का मानना था कि हाउसेस प्राइसेस और बढ़ेंगे, क्योंकि उस वक्त लोगों को बैंकर्स और फाइनेंशियल मार्केट स्टेबल और एक्यूरेट नजर आ रहे थे।
लेकिन 2009 तक लोगों का इस कहानी पर से भरोसा खत्म हो गया और यही इकलौती एक चीज थी जो बहुत ज्यादा बदल चुकी थी और यही चीज बहुत ज्यादा मैटर करती थी। हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड की दुनिया किसी भी और चीज के मुकाबले स्टोरीज पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। हमारी समझने की पावर में हमेशा गलती हो जाती है। मिसाल के तौर पर जब बहुत से लोग जो कुछ न्यूज में सुनते हैं उसी को सच मान लेते हैं, जबकि उसमें से ज्यादातर चीजें मैनिपुलेटेड की गई होती हैं। इसी तरह से न्यूज़पेपर में कई बार तमाम कंपनियां गलत कंटेंट भी पब्लिश करवा देती हैं ताकि लोग उनके शेयर खरीद सकें, जबकि बाद में जब शेयर डूब जाते हैं। इसलिए हर चीज पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए और शेयर खरीदने से पहले आप खुद उन कंपनियों की बैलेंस शीट और दूसरे डॉक्यूमेंट वगैरह को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर नंबर 19, ऑल टुगेदर नाउ। इस चैप्टर में सारे चैप्टर को समराइज किया गया है और इसमें कुछ एजुकेशनेबल आइडियाज के बारे में बताया गया है ताकि हम अपने लिए अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। जैसे पहला आइडिया, जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें हो रही हो तब ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता को फॉलो करें और जब गलत चीजें हो रही हो तो फॉरगिवनेस और कैप्शन को फॉलो करें। दूसरा आइडिया, कम ईगो का मतलब है ज्यादा वेल्थ। यहाँ ऑथर कहते हैं सेविंग करना एक तरह से आपकी इनकम और ईगो के बीच का गैप है। तीसरा आइडिया, अपने पैसे को इस तरह से मैनेज कीजिए कि आप रात में बगैर किसी फिक्र के आराम से सो सकें। चौथा आइडिया, अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड को बढ़ाइए क्योंकि टाइम ही इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी ताकत है। पांचवा आइडिया, गलतियां करने से ना घबराएं क्योंकि आप आधे टाइम गलतियां करके भी वेल्थ इकट्ठी कर सकते हैं। छठवां आइडिया, सेविंग करने के लिए आपको किसी स्पेसिफिक रीजन की जरूरत नहीं है, इसलिए सेविंग जरूर करें क्योंकि इससे आपको फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम मिलेगी। सातवां आइडिया, अपने पैसे का इस्तेमाल अपने टाइम पर कंट्रोल करने के लिए करें क्योंकि अपने टाइम का पूरा कंट्रोल होना एक खुशहाल जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। आठवां आइडिया, दूसरों के दिखावे में ना पड़ें बल्कि एक वेल्दी इंसान बनने पर ध्यान लगाएं। नौवां आइडिया, फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त आंख बंद करके दूसरों की नकल ना करें क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला किस चीज में और क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। इस किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में दिए गए एडवाइसेस का पालन करके आप हमेशा अपनी जिंदगी को आसान और खुशनुमा बना सकते हैं। जैसे आपको अपनी पूरी सैलरी मौज मस्ती में ही नहीं उड़ा देनी चाहिए। आप हमेशा अपने खर्चों को कम से कम रखिए। आपको लो कॉस्ट चीजों से खुशी तलाश करनी चाहिए जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, लर्निंग, आपकी हॉबीज वगैरह। आपको कभी भी कर्ज लेकर घर नहीं खरीदना चाहिए। आप पहले अपने पैसे को सेव करें और इन्वेस्ट करें और फिर कुछ सालों तक बढ़ने दें। इन्वेस्टमेंट की आदत डालें। अपने बच्चों के लिए सही प्लान या फंड में इन्वेस्ट करें ताकि ये रकम बाद में उनकी पढ़ाई या शादी के काम आए। आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी की ऑडियो समरी कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।